गुड मॉर्निंग। आज हम मैकेनिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसका नेक्स्ट क्लास लेकर आया हूँ, वीडियो क्लास, जिसमें कणों की टक्कर के बारे में अध्ययन करेंगे हम एल फ्रेम में और सी फ्रेम में। सबसे पहले तो ये आता है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम किसे कहते हैं। ऐसा जो बहुकोणीय तंत्र होता है या विलगित निकाय तंत्र होता है, विलगित मतलब एक अलग से एक अलग आइसोलेटेड सिस्टम होता है जिसके द्रव्यमान केंद्र को उस निर्देश फ्रेम से रिलेट किया जाता है, या किसी बहुकोणीय तंत्र के द्रव्यमान केंद्र को निर्देश फ्रेम के मूल बिंदु पर रखा जाता है, तो उस निर्देश फ्रेम को द्रव्यमान केंद्र निर्देश फ्रेम कहते हैं। इसको सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सी निर्देश तंत्र। इसमें क्या होता है कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र से जुड़ा होता है, तो द्रव्यमान केंद्र की जो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के सापेक्ष गतिशील नहीं होता है, विराम अवस्था में होता है। तो हमारे पास तो द्रव्यमान केंद्र की जो वेलोसिटी होती है VCM, वो 0 होती है। तो वो जो बहुकोणीय तंत्र है उसका कुल रैखिक संवेग है P बराबर m VCM 0 होता है। क्योंकि VCM 0 होता है इसलिए इसे संवेग शून्य निर्देश तंत्र भी कहते हैं। फिर इसके बाद में यह है कि जब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र पिंड के साथ मूव करता है, तो ये जो सी फ्रेम रेफरेंस है वो पिंड की वास्तविक स्थिति को व्यक्त करता है, इसलिए इसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। और जो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, वो हमारा पृथ्वी पर रहता है, वो उसके सापेक्ष नियत वेग से गति करता है, तो वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र ही होता है। तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र तो पृथ्वी पे होता है और द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र पिंड के साथ में होता है, क्योंकि उस तरह सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मूल बिंदु पर द्रव्यमान केंद्र स्थित होता है पिंड का या बहुकोणीय तंत्र का। तो जो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, सी निर्देश तंत्र, वो आभासी निर्देश तंत्र होता है। और जो एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, तो हमारा प्रयोगशाला जो होती है, वो वास्तविक निर्देश तंत्र होती है। हम किसी घटना का परीक्षण करते हैं साइंटिफिकली, तो वैज्ञानिक रूप से हम किसी घटना का परीक्षण करते हैं तो प्रयोगशाला के अंदर करते हैं, तो प्रयोगशाला हमारा वास्तविक निर्देश तंत्र होता है। अब हम जो कणों की टक्कर का अध्ययन करेंगे, तो इसमें जो अध्ययन आसान रहेगा वो सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आसान रहेगा। कणों की टक्कर दो प्रकार से होती है। बड़े कण टकराते हैं, जैसे उल्का पिंड है, और जैसे कारें टकराती हैं, स्कूल टकराते हैं, वो आपस में संपर्क में आते हैं। परंतु जो मूल कण टकराते हैं वो पास में आके अनुरण क्रिया के द्वारा अपनी गति या संवेग या ऊर्जा में चेंज कर लेते हैं, तो इस प्रकार उनकी टक्कर हो जाती है, वो आपस में संपर्क में नहीं आते हैं। जैसे अल्फा कण, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी टक्कर होती है तो ये आपस में संपर्क में नहीं आते हैं, ये केवल नज़दीक आके अनुरण क्रिया के द्वारा एक दूसरे की गति, डायरेक्शन, संवेग, ऊर्जा को चेंज कर देते हैं, तो वो टक्कर होती है। प्रत्येक टक्कर में संवेग ऊर्जा का संरक्षित रहता है, ये तो हम जानते ही हैं। टक्कर से पहले संवेग, टक्कर के बाद संवेग बराबर होता है। संवेग कहते हैं हम कण के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। पर गतिज ऊर्जा का संरक्षण होगा या नहीं होगा, इस आधार पर टक्कर को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। इसमें क्या होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होता है। टक्कर से पहले संवेग टक्कर के बाद संवेग के बराबर होता है और गतिज ऊर्जा भी बराबर होती है। जैसे हम लिख सकते हैं संवेग संरक्षण के नियम से, अगर दो कणों का द्रव्यमान m1 m2 है, टक्कर से पहले वेग u1 व u2 है, टक्कर के बाद वेग v1 व v2 है, तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हो जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस
1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में होता है। अप्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है कि जब एक पिंड दूसरे पिंड से टक्कर करता है तो दोनों साथ में चिपक जाते हैं, सट जाते हैं। इस प्रकार की टक्कर को अप्रत्यास्थ टक्कर कहते हैं। इस टक्कर में संवेग का नियम तो संरक्षित रहता है, परंतु ऊर्जा का नियम संरक्षित नहीं होता है। ऊर्जा दूसरे रूपों में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा में। इन अन्य रूप को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। अन्य रूप की ऊर्जा उत्तेजन ऊर्जा भी कहते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। तो जैसे संवेग संरक्षण का नियम तो वही होगा, जैसे हम लेवे कि दो कण हैं m1 और m2 द्रव्यमान के, टक्कर से पहले वेग u1 व u2 है, टक्कर के बाद दोनों सट जाते हैं, फिर गति करते हैं, तो इस प्रकार उनका वेग v हो जाता है टक्कर के बाद। तो संवेग संरक्षण के नियम से क्या हो जाएगा, टक्कर के पहले m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v। तो टक्कर के बाद वेग क्या हो जाएगा, v बराबर m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और गतिज ऊर्जा का संरक्षण का जो नियम इसमें अगर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस q। ये एक्साइटेशन एनर्जी है, उत्तेजन ऊर्जा। ये जो v लिखा हुआ है, ये टक्कर के बाद जब दोनों कण चिपक जाते हैं तो इस प्रकार उनका वेग होता है, अंतिम वेग। तो ये अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। अब हम कणों की टक्कर का अध्ययन करेंगे दोनों निर्देश तंत्रों में, ठीक है ना। ये जो हमारी क्लास है इसमें केवल कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन करेंगे। कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में अध्ययन करेंगे। कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर एल फ्रेम में हम जानते हैं दो कण या पिंड हैं हमारे पास में, कुछ भी ले सकते हैं, वस्तु हैं दो या बहुकणीय तंत्र हैं। ऐसे मान लेते हैं कि दो कण हैं फाइनली, तो m1 और m2 उनके द्रव्यमान है। प्रारंभिक वेग उनका u1 व u2 है, वो आपस में टक्कर करते हैं, पूर्णतः प्रत्यास्थ कणों की सम्मुख टक्कर, ठीक है ना। तो इस तरह से टक्कर करने से क्या होता है कि उनका वेग बदल जाता है, वेग हो जाता है v1 व v2 टक्कर के बाद। तो इसमें प्रत्यास्थ टक्कर है तो संवेग ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहेगी। तो पहले संवेग संरक्षण का नियम लगाते हैं। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। और ऊर्जा संरक्षण के नियम से 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। संवेग के नियम से तो ये होगा कि टक्कर से पहले कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद कुल संवेग, और ऊर्जा संरक्षण के नियम से ये होगा टक्कर से पहले कुल गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद कुल गतिज ऊर्जा। तो ये दोनों नियम कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर है तो ये दोनों नियम संरक्षित रहेंगे, लागू होंगे।
ठीक है, अब इनको नंबर भी लगा सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लेंगे ये जो समीकरण आए हैं, इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए इनको दूसरी फॉर्म में लेंगे। जैसे ये m1 v1 है, ये 1 1 है, ये इधर ले आएंगे, 2 2 उधर ले आएंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो जैसे m1 u1 माइनस m1 v1 बराबर m2 v2 माइनस m2 u2, 2 2 को एक तरफ कर लिया, 1 1 को एक तरफ कर लिया, तो इसमें से m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 और इक्वल टू आ जाएगा m2 v2 माइनस u2। ये इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन 2 में लगाएंगे, 1/2 तो समझ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो लेंगे m1 कॉमन, ये आ जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा m2 कॉमन, ये आ जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। हम समझ सकते हैं कैसा आएगा। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 4 में डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से। तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या होता है, u1 माइनस v1 प्लस u1 इंटू u1 प्लस v1, ये हो जाएगा v2 माइनस u2 इंटू v2 प्लस u2। तो माइनस वाला पद इसका भाग लगाते ही जब 3 का भाग 4 में देंगे तो माइनस वाला पद कट जाएगा, m1 कट जाएगा, m2 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। तो इस इक्वेशन से अगर हम v2 का मान निकालना चाहें, v2 का मान, तो वो आ जाएगा u1 प्लस v1 माइनस u2, और v1 का मान निकालना चाहें इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इससे v2 का मान निकाला है, तो u2 इधर पक्षांतर कर दिया, u1 प्लस v1 माइनस u2, एक मान तो ये आ गया। और अगर v1 का मान निकालना चाहें तो u1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, v2 माइनस u1 प्लस u2। ठीक है ना। इससे भी निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास में v1 और v2 के मान आ जाएंगे। अब ये मान हमें इस इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। ठीक है ना, तो पहले हम रखेंगे v1 का मान रख देंगे, v1 का मान रख के v2 का मान निकाल लेंगे, इस जगह v1 का मान रखेंगे, ये वाला। इसको इक्वेशन नंबर लगा देते हैं 5, इसको लगा देते हैं 6। हम कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर का अध्ययन कर रहे हैं, और एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इसमें जो कि वास्तविक निर्देश तंत्र है उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 5 से v1 का मान रखने पर m1 u1 माइनस v1 की जगह क्या आ जाएगा, v2 माइनस u1 प्लस u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। इसको खोल दिया ब्रैकेट को, अब इसको भी खोल देते हैं। पहले m1
u1 माइनस m1 v2 माइनस माइनस प्लस m1 u1 माइनस m1 u2 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। ये तो हो जाएगा 2m1 u1 और m1 u2। v2 को एक तरफ कर लेते हैं और m2 u2 को एक तरफ कर लेते हैं। जैसे ये m1 माइनस का u2 ये हो गया, और ये इधर आएगा तो प्लस का m2 u2 और बराबर m1 प्लस m2 v2। ये जाएगा उधर, तो ये m1 प्लस m2 v2 कॉमन आ जाएगा। इतना हम कर सकते हैं। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, u2। टू m1 u1 प्लस ही लेते हैं m2 माइनस m1 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v2। तो हमारे पास में टक्कर के बाद जो दूसरे कण का वेग आएगा, कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के बाद L फ्रेम ऑफ रेफरेंस में v2, वो कितना आएगा 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी हमारे पास में। इसी प्रकार से जैसे हमने v1 का मान रख के v2 ज्ञात किया, इसी प्रकार से v2 का मान रख के हम v1 ज्ञात कर सकते हैं। तो वो v1 क्या आएगा वो मैं लिख देता हूं। जैसे देखो ये v2 है और u2 के गुणा में m2 माइनस m1 है, और u1 की गुणा में 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 का भाग लग रहा है। तो इसी प्रकार से हम v1 भी लिख सकते हैं। v1 लिखा हुआ है तो u1 के गुणा में क्या आएगा m1 माइनस m2 अपॉन आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस, अब 1 से 2 दूसरा है, जैसे 2 से 1 दूसरा था 2m1 u1 था ना, तो ये आ जाएगा 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2। ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास में। तो ये टक्कर के बाद, कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर के बाद अंतिम वेग आ जाएंगे v1 और v2। अब हम जानते हैं कि टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का जब अनुपात लेंगे, क्योंकि ये प्रत्यास्थ टक्कर है, जैसे kf माइनस ki, तो ये हो जाएगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये आ जाएगा 1, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं जब ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्यास्थ चक्र में लागू होता है। टक्कर से पहले ऊर्जा, टक्कर के बाद ऊर्जा बराबर होती है, गतिज ऊर्जा, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये kf और ki का अनुपात 1 आ जाएगा। ये हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास में V1 V2 और ये K/KI आ गए। ये निकालने के बाद में हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन, विशेष स्थितियां यूज में लेते हैं। एक एक स्थिति के बारे में जानते हैं। पहली स्थिति तो ये है कि जब दोनों कणों के द्रव्यमान बराबर हों, टक्कर में कणों के द्रव्यमान बराबर हो, m1 बराबर m2, तो m1 बराबर m2 करने से ये पद जीरो हो जाएगा। तो v2 का मान क्या आ जाएगा, ये 2m और ये 2m कैंसिल हो जाएंगे, तो u1 आ जाएगा। दूसरा v1 का मान, ये तो जीरो हो जाएगा, m1 माइनस m2, m माइनस m जीरो हो जाएगा, ये 2m/2m ये 1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा। तो v2 v1 में बदल जाएगा और v1 u2 के बराबर हो जाएगा। मतलब जब कणों के द्रव्यमान बराबर होंगे और कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होगी तो कणों के वेग आपस में बदल जाएंगे, टक्कर में संवेग विनिमय अधिकतम होगा, मोमेंटम एक्सचेंज अधिकतम होगा। संवेग विनिमय अधिकतम होगा जब दोनों के द्रव्यमान समान होंगे। ऐसा, ठीक है ना, ऐसा यूज किस में लेते हैं, ये नाभिकीय भौतिकी में लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। जब नाभिकीय भट्टी में मंदक का प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रॉन की गतिशीलता को कम करने के लिए मंदकों का उपयोग किया जाता है। मंदक के नाभिक जब न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, मंदक के नाभिक जब न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होते हैं और उनकी सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर कराई जाती है, तो न्यूट्रॉन का मंदन बहुत अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि जैसे न्यूट्रॉन तो गतिशील होंगे और ये जो मंदक होगा, भारी जल, पैराफिन, मोम, ये जो पैराफिन होगा, जो भारी जल होगा, जो मंदक के रूप में यूज में लेते हैं हाइड्रोजनीय पदार्थ, उसको स्थिर अवस्था में रखते हैं। और जब न्यूट्रॉन गतिशील आगे टकराता है तो न्यूट्रॉन का वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी आपस में चेंज हो जाती है, तो न्यूट्रॉन विराम अवस्था में आने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, न्यूट्रॉन का मंदन अधिक मात्रा में होता है, ठीक है ना। इसलिए इस कंडीशन का यूज उसमें करते हैं, कणों की टक्कर, कणों का द्रव्यमान बराबर रखते हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि मंदक के नाभिक का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर लेने से मंदक का जो न्यूट्रॉनों का जो मंदन है वो अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद में हम दूसरी कंडीशन यूज करते हैं, जिसमें सेकंड जो कण है, दूसरा कण है, उसका प्रारंभिक वेलोसिटी है वो विराम अवस्था में है, u2 जीरो है, तो वो कंडीशन हम यूज करेंगे। सेकंड इधर ही लिख लेते हैं, u2 बराबर जीरो। अब u2 बराबर जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो v2 बराबर आ जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, और v1 बराबर आ जाएगा, ये टर्म जीरो जाएगी, u2 जीरो, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1। अब इस टक्कर में, इस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि सेकंड कण विराम अवस्था में है और प्रथम कण u1 वेग से आके टकराता है। द्रव्यमान के बारे में अभी कोई कंडीशन नहीं है, द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो सेकंड कण को जो गतिज ऊर्जा स्थानांतरित होती है, जो गतिज ऊर्जा का भाग जो सेकंड कण को स्थानांतरित होता है, जो मिलता है उसको ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का अंश, वो कितना हो जाएगा, 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ये तो सेकंड कण की गतिज ऊर्जा टक्कर के बाद, और नीचे आ जाएगा 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये प्रारंभिक ऊर्जा है क्योंकि u2 तो जीरो है और ये सेकंड कण का भाग निकाल रहे हैं, इसलिए v2 स्क्वायर आया। अब v2 का मान रख देंगे 1/2 m2, v2 का मान कितना है 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2
का स्क्वायर अपॉन 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये u1 स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले 1/2 तो काट लेते हैं, 2 की जगह 4 आ जाएगा, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन एक आएगा m2 और m1 u1 स्क्वायर। 1/2 काट दिया, केवल कैंसिल कर दिया, तो m1 से ये कैंसिल और u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल, और नीचे आएगा m1 प्लस m2। तो हमारे पास में जो गतिज ऊर्जा का अंश सेकंड कण को स्थानांतरित हो रहा है उसका मान कितना आएगा, 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है ना। अब यदि m1 कॉमन निकाल लें तो गतिज ऊर्जा का अंश कितना हो जाएगा, m2 अपॉन m1, नीचे आ जाएगा 1 प्लस m2 अपॉन m1 का स्क्वायर। अब यदि हम इसमें केस लें कि m1 बराबर m2 है, m1 बराबर m2 होने से v1 तो हो जाएगा 0, इससे निकाल सकते हैं, v1 0 हो जाएगा और v2 हो जाएगा u1। मतलब जो पहला कण है वो तो स्थिर हो जाएगा और जो दूसरा कण है उसका वो पहले कण के वेग से गति करने लगेगा, और जो गतिज ऊर्जा दूसरे कण को स्थानांतरित होगी उसका मान कितना होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, हम m1 बराबर m2 इनमें रखेंगे, ये गतिज ऊर्जा का अंश है जो दूसरे कण को स्थानांतरित हो रहा है, तो m1 बराबर m2 रखने से ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4/4 आएगा और ये 1 के बराबर आएगा। तो वो गतिज ऊर्जा का अंश हमारे पास में 1 के बराबर आ जाएगा। कब, जब द्रव्यमान बराबर होंगे। ठीक है ना। और सेकंड कण का प्रारंभिक वेग u2 0 होगा। ये एक केस और इसमें करते हैं। ठीक है ना। मतलब टक्कर में अगर कण के द्रव्यमान बराबर है और सेकंड कण विराम अवस्था में है तो सेकंड कण को जो ऊर्जा स्थानांतरित होगी वो पहले कण की ऊर्जा पूरी सेकंड कण को स्थानांतरित हो जाएगी और पहला कण हो जाएगा स्थिर। ठीक है, ये केस ये है। अगला केस देखते हैं, थर्ड। थर्ड केस में क्या है कि जैसे u2 तो 0 है ही, u2 0 है, तो v1 बराबर क्या आ जाएगा, v1 बराबर क्या होता है, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1, और v2 बराबर क्या है, u2 को गुणा में आएगा m2 माइनस m1, तो वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास में आएगा, u2 0 होगा तब। अब हम इसमें एक केस और लगाते हैं, थर्ड केस कर रहे हैं अपने, कि m2 का मान बहुत ज़्यादा है m1 से। मतलब टक्कर ऐसी है कि भारी कण स्थिर है और हल्का कण गति कर रहा है और टकरा रहा है।
जैसे गेंद पृथ्वी से टकराती है, तो पृथ्वी भारी कण है, पृथ्वी स्थिर है, u2 बराबर 0 और m2 ज़्यादा है, और हल्की जो गेंद है m1 वो आके टकराती है, m1 का वेग u1 मान लो, ठीक है ना। तो क्या केस बनेगा देखते हैं। m2 ज़्यादा है तो v1 m2 इसमें से कॉमन ले लेंगे, m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1 u1। ये मान बहुत जीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि m2 ज़्यादा है, तो v1 बराबर माइनस u1 हो जाएगा। मतलब गेंद जब पृथ्वी से टकराएगी तो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी उसी वेग से, और v2 क्या होगा, m2 ज़्यादा है तो ये लगभग जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम देख भी सकते हैं कि अगर m2 कॉमन ले लिया जाए, जैसे 2m1 u1 अपॉन m2 कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस 1, बड़ा जो होता है वो कॉमन लेते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा। m2 का भाग लग रहा है, m2 का मान बहुत अधिक है तो ये लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। v2 का वेग जीरो के, पृथ्वी का वेग वही रहेगा जो है, पृथ्वी स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, ठीक है ना, भारी कण स्थिर ही रहेगा। तो v2 बराबर 0 और v1 बराबर माइनस u1 प्राप्त होगा। इसका उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया कि जब गेंद पृथ्वी से टकराती है तो ऐसा होता है कि वो वापस उसी वेग से विपरीत दिशा में लौट आती है, और v2, ठीक है ना। अब फोर्थ केस हमारे पास में आता है, u2 तो 0 है, मतलब ये कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, परंतु m1 का मान बहुत ज़्यादा है m2 से, मतलब कि भारी कण किसी वेग से आके टकरा रहा है और जो हल्का कण है वो स्थिर है, उस हल्के स्थिर कण से भारी कण आके टकरा रहा है। तो अब इसमें देखो m1 बड़ा है तो m1 कॉमन लेंगे, v1 बराबर m1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस m2 अपॉन m1, 1 प्लस m2 अपॉन m1 और गुणा में आएगा u1। m1 का भाग लग रहा है तो ये राशि बहुत जीरो के बराबर हो जाएगी और 1 बचेगा धनात्मक, तो v1 बराबर u1। तो v1 जो भारी कण है वो उसी वेग से गति करता रहेगा जिस वेग से वो गति कर रहा है, उसका वेग परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा, अगर v2 निकालना चाहें तो m1 बड़ा है तो m1 कॉमन लेंगे, 2m1 u1, m1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस m2 अपॉन m1, ये लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा और m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v2 बराबर हो जाएगा 2u1। ये फोर्थ कंडीशन में आएगा। भारी कण तो उसी वेग से गति करता रहेगा, परंतु जो हल्का कण जो विराम अवस्था में है, हल्का कण जो विराम अवस्था में है वो दुगने वेग से गति करेगा, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था कणों की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब कल हम करेंगे, कल या जब भी टर्न आएगा तब अगली वीडियो क्लास में सी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। थैंक यू वेरी मच।